हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेल्स और एडिटिंग सेक्शन के बारे में। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का जो सेक्शन है हमारा होम टैब में वो है सेल्स और एडिटिंग। सबसे पहले हम सेल्स से शुरू करेंगे। सेल्स हमें डिफाइन क्या करता है, आइए हम इसको देखते हैं। इंसर्ट पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए कर्सर को छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे हम इंसर्ट फंक्शन की मदद से सेल्स, रो, कॉलम और सीट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वर्कबुक में। आइए इनको एक एक करके सीखते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हमें कुछ इस तरह का आइकन मिलता है, इसे ड्रॉप डाउन आइकन कहते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें कुछ और ऑप्शन यहाँ दिखाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट सेल का। अब देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा कुछ ऑप्शन हमें और दिखाई देंगे। ठीक है, आप देखेंगे जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो इंसर्ट का एक ऑप्शन आ गया। अब इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हमें 4 ऑप्शन और देता है कि शिफ्ट सेल डाउन, यानी जो मैंने करंट सेल सेलेक्ट कर रखा है अगर उस सेल में कुछ वैल्यू है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट सेल राइट, यानी जो भी वैल्यू करंट सेल में है वो राइट को शिफ्ट हो जाएगी और एक नया सेल ऐड हो जाएगा। आइए इसे ट्राई करके देखते हैं। अब चलते हैं इंसर्ट पे। हमने इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और इंसर्ट सेल पे क्लिक किया। इंसर्ट सेल पे क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया शिफ्ट सेल डाउन। तो आप देखेंगे एक नया सेल, ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया है सेल H8 पर, और जो H8 पे एग्जिस्टिंग सेल था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी सेल थे वो क्या है, एक सेल डाउनवर्ड चले गए हैं। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर से हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम चूज करेंगे शिफ्ट सेल राइट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस बार जो बॉटम हमारे सेल्स थे उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बट जो हमारा सिलेक्टेड सेल था वो पर्टिकुलर सेल हमारा राइट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक ना करके डायरेक्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद, यानी जब हम इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन हमें मिलता है शिफ्ट सेल्स डाउन, ये ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इस ड्रॉप डाउन की जगह डायरेक्ट इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे शिफ्ट सेल डाउन वाला ऑप्शन अप्लाई हो गया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। दोबारा से जाते हैं, इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 2 ऑप्शन हमें और मिलते हैं, एक है एंटायर रो और एक है एंटायर कॉलम। आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। अभी मैं H8 को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे ही मैं एंटायर रो पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे H8 पर अब एक नई रो आ चुकी है जो पूरी तरह ही ब्लैंक है। ठीक है, यानी जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो या तो आपको एक ब्लैंक सेल मिलेगा या एक ब्लैंक इंटायर रो या इंटायर कॉलम। यानी अगर मैं दोबारा इसी H8 पे सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल में जाके इंटायर कॉलम अगर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे जो एग्जिस्टिंग H कॉलम में वैल्यू थी वो हमारे राइट साइड में शिफ्ट हो गई है और H में हमें एक नया कॉलम मिल गया जो कि ब्लैंक है। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। एक बार इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, तो आपने सीखा जब भी हम इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो हम पर्टिकुलर सेल को शिफ्ट कर सकते हैं या एक नया कॉलम या एक नया रो कंप्लीटली हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस पे कर्सर छोड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका एक शॉर्ट की भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, जब भी हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट ये ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं बिना सेल और इंसर्ट पे क्लिक किए। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट कमांड हो गया। ठीक है, तो हमने सेल इंसर्ट सेल को सीख लिया। इंसर्ट सेल में हमने क्या क्या ऑप्शन है वो सारे देख लिए। अब इंसर्ट शीट रोज को देखते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट शीट रोज से क्या होता है, ये बिल्कुल सिमिलर उसी फंक्शन की तरह है जो हमने अभी यूज किया इंटायर सेल। ठीक है, अभी हमने H8 को सिलेक्ट कर रखा है और मैं इंटायर और इंसर्ट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमें नया रो मिल गया। सेम उसी तरह अगर मैं इंसर्ट शीट कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा तो एक कॉलम मुझे मिल गया। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया था। सोचिए अगर हमने एक के साथ 2 या 3 या 4 सेल सेलेक्ट किए होता और हम रो या सेल इंसर्ट करते तो क्या होता। चलिए एक बार देखते हैं, कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस 3 सेल सेलेक्ट करने के बाद या तो हम क्या करते हैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं या इंसर्ट सेल में जाकर
तो हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है शिफ्ट सेल डाउन। अभी आप देखेंगे मैंने 3 सेल सेलेक्ट कर रखा है। आप देखेंगे जितने भी सेल हम सेलेक्ट करेंगे उतने सेल पर हमारा जो एक्शन है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने 3 सेल सेलेक्ट करे हैं या 4 सेल सेलेक्ट करे हैं और हमने शिफ्ट डाउन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक वो सारे ही सेल हमारे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने इंसर्ट सेल में जाके शिफ्ट राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो ये तीनों सेल हमारे क्या होते हैं, राइट में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप आइडिया लगा ही चुके होंगे कि अगर हम अब जाकर इंसर्ट सेल में अगर इंटायर रो सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोच के देखिए। जी हाँ, बिल्कुल 3 रो हमारे इस डेटा में ऐड हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान दें, अभी हमने जो 3 सेल सेलेक्ट किए हैं ये एक ही रो में है, तो अभी हमें रो कितनी मिलेगी, सिर्फ 1 मिलेगी। ठीक है, बजाय इसके अगर हमने 3 सेल वर्टिकली सिलेक्ट किए होते हैं, ठीक है, और फिर हम जाकर इंसर्ट सेल में इंटायर रो सिलेक्ट करते तब हमें 3 रो जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हमने हॉरिजॉन्टली 3 सेल सेलेक्ट किए हैं और हम जाकर अगर इंसर्ट सेल में इंटायर कॉलम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 3 कॉलम हमें यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इंसर्ट सेल में अगर हम सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हम एक सेल या एक कॉलम या एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट शीट का होता है। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो लास्ट शीट हमारी है इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट की शीट है। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और इंसर्ट शीट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इसका शॉर्टकट की भी आ रहा है शिफ्ट के साथ F11 की। जैसे मैं इस पर प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर हमारी करंट वर्किंग शीट के लेफ्ट साइड में एक नई शीट ऐड हो गई है, शीट 3 के नाम से। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट शीट पे जाता हूँ और एक और शीट इसमें ऐड हो गई। ठीक, अब देखिए हमने शीट ऐड करना तो सीख लिया, अब डिलीट करना कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी इंसर्ट से किया। ये सारे ही सिमिलर ऑप्शन हमें डिलीट में भी मिलेंगे। तो मान लीजिए अभी मुझे शीट 4 को डिलीट करना है, मैं क्या करूँगा, डिलीट वाले ऑप्शन में जाऊँगा और डिलीट शीट पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे शीट डिलीट हो गया। शीट 3 को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट शीट पे जाऊँगा तो शीट 3 भी डिलीट हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए हमने इंसर्ट सेल की बदौलत हमने अगर यहाँ पर 3 सेल इंसर्ट किए होते और हमें इसे रिवर्स करना है या डिलीट करना है तो क्या करते, ठीक उसी तरह इन तीनों सेल को सिलेक्ट करते, डिलीट में जाते, डिलीट सेल्स में जाते और आपको सेम कुछ वैसा ही ऑप्शन मिलेगा बट उसका रिवर्स, शिफ्ट सेल अप। जहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन था, शिफ्ट सेल अप है। अब आप देखेंगे ये इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर एक्शन को रिवर्स कर दिया। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर 3 सेल सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके और हमने कॉलम्स ऐड किए होते और हमें इसे रिवर्स करना होता तो हम ठीक डिलीट में जाकर डिलीट शीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो वो सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, जो काम इंसर्ट से होता है उसका रिवर्स डिलीट से होता है, या जो भी हम इंसर्ट करते हैं डिलीट वाले ऑप्शन में आके हम उस पर्टिकुलर चीज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। यानी जैसे हम कुछ सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें सेल को सिलेक्ट करना है, अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है, अगर हमें रो को डिलीट करना है तो हमें रो को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं ये 2 रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं जाके डिलीट में से डिलीट शीट रोज में, अब देखेंगे मैंने रो हाईलाइट कर रखा है तो कॉलम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इस टाइम पर अगर मैं डिलीट कॉलम्स करूंगा तो सारे ही कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सेल ने वो ऑप्शन ही हाइड कर दिया। तो मैं जैसे डिलीट रो पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे 3 रोज जो है हमारे डेटा में से डिलीट हो गई। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मुझे कोई शीट को डिलीट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ से इंसर्ट शीट करता हूँ, मैं यहाँ से 4-5 सीट इंसर्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 4 सीट है। अब मान लीजिए मुझे चारों सीट डिलीट करनी है, मुझे 1 बाय 1 नहीं करना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सेल और रो को हम जितनी भी सेल और रो हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही सेल और रोज को वो डिलीट करेगा। ठीक उसी तरह मैं मल्टीपल शीट्स को अगर सेलेक्ट करूंगा और डिलीट शीट्स में जाऊंगा तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट करने का तरीका है कि आप एक शीट पे हैं, दूसरी शीट को आप कंट्रोल होल्ड करके अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सीट 8 मेरा सिलेक्टेड है, सीट 7 पे मैंने क्लिक कर दिया, शीट 6 पे क्लिक कर दिया और शीट 5 पे। अब आप देखेंगे ये सारी की सारी शीट्स
हाईलाइट हो गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डिलीट में जाकर डिलीट शीट पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे सारी शीट्स डिलीट हो गई है। सो बी केयरफुल, आप कौन सी शीट डिलीट कर रहे हैं, आपकी वो शीट सेलेक्टेड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से आपने जिस पे आप काम कर रहे हैं उस शीट को आपने सेलेक्ट कर लिया तो वही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट करते वक्त आप बिल्कुल से ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। ठीक है, अब फॉर्मेट में आप देखेंगे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सेल साइज के, विजिबिलिटी के, ऑर्गेनाइज शीट्स के और प्रोटेक्शन के। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल साइज के बारे में। ठीक है, अभी तक आप ये ऑप्शन यूज करते आ रहे हैं बट एक डिफरेंट मैनर पे। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर मुझे ये जो दो कॉलम है इनकी अगर विड्थ को सेट करना है तो हम क्या करते थे, इसका जो सेंटर वाला सेक्शन है इसको हम पकड़ के ड्रैग करते थे तो ये दोनों कॉलम की विड्थ क्या होती थी, सेट हो जाती थी। बट इसको करने के लिए जो एक्सेल में पर्टिकुलर ऑप्शन है वो हमें फॉर्मेट सेल में मिलता है। ठीक है, मान लीजिए मैं इस सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने बताया कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर सिलेक्शन को अप्लाई करना होता है। तो हमने सिलेक्शन कर लिया, तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे। अब हमारा डिजायर आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम की जो विड्थ है उसको सेट करना है। तो हम उससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढेंगे, कॉलम विड्थ। ठीक है, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, एग्जिस्टिंग जो हमारी कॉलम की विड्थ है वो 11.44 यहाँ पर मेंशन हो गई है। अब मैं इसे 20 कर देता हूँ। ठीक है, एक एक्सट्रीम नंबर डालता हूँ ताकि इफेक्ट दिखाई दे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने 20 किया, जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए थे सब पे वो अप्लाई हो गया। एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ कुछ ही सेल सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा और कॉलम विड्थ पे जाकर इसको 20 करूँगा। आप देखेंगे मैंने यूनिट कॉस्ट और टोटल को सेलेक्ट नहीं किया है तो उसका जो फॉर्मेटिंग है वो रिमेन 11.44 रहेगा और आप देखेंगे इस पे अप्लाई हो गया। यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितना भी हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, वो पर्टिकुलर एक्शन उतने पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, मैं किसी कंट्रोल Z कर देता हूँ। सेम इसी तरह अगर मुझे ये जो पर्टिकुलर मेरी रोज है, ठीक है, मान लीजिए सारी रोज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। कैसे सिलेक्ट किया आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ये शॉर्टकट कीज वाले सेक्शन में जब हम जाएंगे तो एक एक करके सीखेंगे। मैं फॉर्मेट में गया, अब मैं चाहता हूं कि जो रो की हाइट है वो इंक्रीज हो जाए। सो डिफॉल्ट जो अभी रो की हाइट है वो है 14.4। मैं चाहता हूं ये जो रो की हाइट है वो हमारी 20 हो जाए। ठीक है, अब आप देखेंगे सारी रोज की हमारी हाइट क्या हो गई, 20 हो गई। तो आपने देखा हो मैंने सारी रोज को पहले से सिलेक्ट करा था, देन मैंने उस ऑप्शन को अप्लाई किया। सो अगर आपका सिलेक्शन नहीं है तो आपको कुछ भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब आप देखेंगे दोनों ही ऑप्शन में रो हाइट और कॉलम विड्थ के साथ साथ ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब इससे होता क्या है, ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से कुछ इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर देता हूं। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि एक्सेल खुद ही इस चीज को आइडेंटिफाई करे कि कितना कंटेंट है और उसके अकॉर्डिंग कॉलम की जो विड्थ है उसको सेट करे। सो सिलेक्शन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम ये कॉलम हेडर्स पे जाएंगे और इनको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप हमारे सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है तो अब ये क्या करेगा, जिस भी सेल में कोई टेक्स्ट है उसकी जो मैक्सिमम टेक्स्ट की विड्थ होगी उसको वो उस पर्टिकुलर सेल पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब हम जाते हैं फॉर्मेट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम टेक्स्ट साइज था उस कॉलम पे उसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो गया। ठीक है, आप सोचेंगे यार यहाँ पे तो ऑर्डर डेट जो है बहुत छोटा है बट ये इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लेंथ क्या है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की है। सो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉलम जो है सेट हो गया है, जबकि बाकी किसी भी कॉलम में और अदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा था। तो जो भी टेक्स्ट उस पर्टिकुलर कॉलम में था उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉलम की विड्थ सेट की गई है। ठीक है, ठीक उसी तरह अब हम क्या करते हैं, अपना डेटा फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने डेटा सिलेक्ट किया और हम फॉर्मेट पे गए और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक किया। आप देखेंगे जो भी सेल का कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रो का हाइट था वो एडजस्ट हो गया है। सो आपने देखा होगा एक्सेल में एक और ऑप्शन हमें मिल रहा है जो है डिफॉल्ट विड्थ का। ठीक है, अब डिफॉल्ट विड्थ करता क्या है, ये थोड़ा वियर्ड सा लगेगा आपको क्योंकि जब इसे अप्लाई करोगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस आपको दिखेंगे बट सब जगह नहीं। वो ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए जैसे यहाँ पर हमने एडिट कर रखी है विड्थ को अपने अकॉर्डिंगली।
बट आप ये देखेंगे ये जितना भी हमारा एरिया है सारा ब्लैंक है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें डिफ़ॉल्ट विड्थ में गया और इसने बताया कि अभी जो हमने स्टैंडर्ड विड्थ सेट कर रखी है वो 10 है, मैं चाहता हूँ 20 हो जाए। जैसे मैं 20 करूँगा आप देखेंगे मेरे इन सेल्स पे या इन कॉलम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट इसके आगे के मेरे जितने भी सेल्स हैं सबका आप देखोगे साइज़ या सारे कॉलम्स का जो साइज़ है, ठीक है, अगर आप देखोगे कॉलम विड्थ मेरी 20 हो गई है। ठीक है, यानी अगर मैं कोई नई वर्कशीट ओपन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे ही जो विड्थ है उनकी जो साइज़ है वो एक पर्टिकुलर लेंथ पे सेट हो जाए। ठीक है, तो मैं इस पे गया, मैं फॉर्मेट पे गया, डिफ़ॉल्ट विड्थ पे गया और मैंने यहाँ पे मान लो 25 कर दिया, तो आप देखेंगे सारे ही सेल्स की जो विड्थ है वो 25 पे सेट हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सा ऑप्शन है, तो यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या एंट्री शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं, तो सारे सेल का जो विड्थ है सेम हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी जैसे हमने इंसर्ट में सेल में किया था कि हम सेल, रो, ठीक है, और शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरह हमारे पास हाइड रो, हाइड कॉलम और हाइड शीट का ऑप्शन आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम मल्टीपल शीट्स पे काम करते हैं, ठीक है, और हमें अपनी जो वर्किंग शीट है वो किसी को शो नहीं करनी होती, विजिबल नहीं करनी होती, और जो हमारी फाइनल शीट है वही हमें देनी होती है। या मान लीजिए जैसे ये जो हमारी ये टेबल वाली शीट है, मुझे इसे शो नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, इस टेबल वाली शीट को सिलेक्ट करूँगा। याद रखिएगा पहले सिलेक्शन फिर एक्शन। ठीक है, फॉर्मेट पे गए, हाइड एंड अनहाइड में गए और हाइड शीट पे हमने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी शीट्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें से वो टेबल वाली शीट हाइड हो गई है। अब फिर वही बात कि हाइड तो हो गई, अनहाइड कैसे होगी, तो हम फिर उसी ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट में, हाइड एंड अनहाइड। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे अनहाइड शीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरी उस शीट का नाम आ जाएगा, मैं इसे ओके कर दूंगा और वो शीट अनहाइड हो गई। इसे करने का एक तरीका और है कि अगर आप शीट पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन हाइड वाला मिलता है, तो आप इसे यहाँ हाइड कर देंगे, फिर आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ अनहाइड का ऑप्शन आएगा और वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाता है। ओके, तो वापस इस शीट पे आते हैं। ठीक इसी तरह जैसे हमने कुछ सेल को हाइड किया है, जिस तरह हमने शीट को हाइड किया, ठीक उसी तरह हम रो और कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। ऐसा हम करते क्यों हैं, ठीक है, इसे समझने के लिए समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने कोई कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, मैं एक रफली कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ कैलकुलेशन किया और मुझे इसको अभी शो नहीं करना है, ये मेरा रफ कैलकुलेशन है, बट मुझे इसे अपने रेफरेंस के लिए रखना है और अभी इसे शो नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन क्या करते हैं, इसे हम डिलीट नहीं करना चाहते, बस हाइड करना चाहते हैं। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड में हाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारी शीट में डेटा एज इट इज है, बट वो पर्टिकुलर कॉलम विजिबल नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमारे यहाँ पे जो कॉलम हेडर्स हैं GHI और J नहीं है, देन उसके बाद K अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर कॉलम इन दोनों ही कॉलम्स के बीच में हाइड है। अब इसे अनहाइड करना बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा। अगर आप जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम करेंगे तो आप देखेंगे कुछ तो हुआ ही नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था विदाउट सिलेक्शन कोई एक्शन नहीं होगा। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम को अनहाइड करना है तो दो तरीके हैं। पहला मैं क्या करूंगा, I और K कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, हाइड अनहाइड में जाकर अनहाइड कॉलम्स करूंगा। ठीक है, आप देखेंगे मेरा J कॉलम वापस से शो हो गया। कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपको पर्टिकुलर सेल जो हाइड हुआ है, कॉलम हाइड हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे हर कॉलम हेडिंग के साथ सिर्फ एक बॉर्डर है, बट आपको यहाँ डबल बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो आप जैसे कि आप इस डबल बॉर्डर के पास लाएंगे तो आपको एक डबल बॉर्डर यानी एक्सपेंड करके आइकन आएगा। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा वो कॉलम वापस से विजिबल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉलम को हाइड करते हैं। और ठीक इसी तरह हम क्या है, किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैं पर्टिकुलर रो, ये वाली रो को 9 नंबर रो को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फॉर्मेट में जाता हूँ, हाइड एंड अनहाइड में जाकर हाइड रोज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक उसी तरह हाइड हो गई जिस तरह हमारा कॉलम था। आप देखेंगे 8 के बाद 9 नहीं है, सीधे 10 है।
इसे भी अनहाइड करने का सीधा तरीका वही है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, यानी आप 8 नंबर रो और 10 नंबर रो को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड और अनहाइड रोज पे क्लिक करेंगे और अनहाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे हमने कॉलम को भी डबल क्लिक के हाइड करके हाइड अनहाइड किया था, अब यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी एक्सपैंड का ऑप्शन आ रहा है, इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी रो विजिबल हो जाएगी। ठीक, फॉर्मेट में कुछ और ऑप्शन हमें मिलते हैं ऑर्गेनाइज के। ऑर्गेनाइज में है रीनेम शीट। आप देखेंगे जब भी हम कोई नई शीट ऐड करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट नाम होता है शीट एंड देन उसका एक इंक्रीमेंटल नंबर होता है। जैसे अभी हमने मल्टीपल शीट्स ऐड करी थी, तो जो लास्ट शीट ऐड हुई होगी उसके बाद की जो शीट ऐड होगी वो उसके बाद का एक इंक्रीमेंटल नंबर होगा। अब ये शीट 11 तो हमें अच्छा नंबर नहीं लगता, ठीक है। आप देखेंगे मैंने बहुत सारी शीट्स पे काम किया है जो हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अब मैं मान लीजिए एक नई शीट बनाना चाहता हूँ और उसमें एक नई चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा जो है एडिटिंग। तो मैं क्या करूंगा, इसको रीनेम करूंगा। रीनेम करने के लिए कहना शीट को सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा सिलेक्शन देन एक्शन। फॉर्मेट में जाएंगे, रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है हाईलाइट हो गया शीट का। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ, मान लो एडिटिंग लिख देता हूँ। अब देखेंगे मैं एडिटिंग लिख के जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इस शीट का नाम एडिटिंग हो गया। अब इसे करने का भी दो तरीका है, एक तो आपने यहाँ से फॉर्मेट में जाकर रीनेम शीट पे क्लिक किया, या आप डायरेक्ट किसी भी शीट के जो नेम है उस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिटिंग मोड में आ जाता है और अभी भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं मूव और कॉपी शीट। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आप जिस पर्टिकुलर शीट पे काम कर रहे हैं वो इनफ है, बट आपको उसमें कुछ एडिशन करने हैं, बट हो सकता है फ्यूचर में आपको उसको रखना पड़े या ना रखना पड़े, या आप उसमें कुछ दूसरा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर शीट की कॉपी बनाते हैं, ठीक है, और उस पर वो टास्क परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल वर्क एज इट इज सेव रहे। ठीक है, मान लीजिए हमने ये इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट वाली शीट बनाई थी, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ एडिशन करना है, बट इस पर्टिकुलर शीट में जो भी काम हुआ है उसको हमें रिटेन रखना है, कुछ डिलीट नहीं करना। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये एक इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब इस इंटरफेस को आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है मूव सेलेक्टेड शीट। ठीक है, तो सिलेक्टेड शीट हमारी कौन सी है, इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट। अब वो कह रहा है इसको मूव कहाँ करना है, टू बुक। तो अभी हम क्या काम किस वर्क बुक में मूव करना चाहते हैं, करंट वर्क बुक में, यानी हम इसी करंट वर्क बुक जो कि है हमारी होम टैब, इसी में मूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कब किसके बाद करना है, किससे पहले करना है, बिफोर शीट ब्लैंक। ये जो जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी हमारी शीट्स के नाम हैं। तो मैं चाहता हूँ इसे मूव टू एंड करें, सबसे आखिरी में मूव करें। तो अगर मैं मूव पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, जस्ट ये शीट मूव होकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगी। बट मुझे क्या करना है, अभी कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँ, पीरियड कॉपी पे क्लिक करके ओके करूंगा। तो अब देखेंगे एक हमारे पास इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट की शीट है, देन हमारे पास उसकी एक कॉपी है इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट ब्रैकेट 2। ठीक है, सो मान लीजिए अगर मुझे इस नंबर वाली शीट को यहाँ से मूव करके लास्ट शीट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, नंबर वाली शीट को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, मूव और कॉपी पे क्लिक करूँगा और मैं सिलेक्ट करूँगा मूव टू एंड। ठीक है, जैसे मैं इसे ओके करूँगा आप देखेंगे नंबर्स वाली शीट का जो पोजीशन है वो लास्ट शीट हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हम शीट को मूव या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो हमारे पास ये भी आता है कि मान लीजिए ये जो शीट है, ठीक है, मैं इस शीट को एक नई वर्कबुक में सेव करना चाहता हूँ, यानी जितनी भी शीट्स इस वर्कबुक में है वो सेम एज इट इज रहे और एक नई वर्कबुक बन जाए जिसमें सिर्फ नंबर्स वाली शीट रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे यहाँ से मूव और कॉपी शीट पे क्लिक कर सकते हैं, या अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शीट पे राइट क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर भी मूव और कॉपी का ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सेम इंटरफेस मुझे मिलेगा और इस बार हम क्या करेंगे, मूव टू जो हमें बुक करना है उसमें होम टैब की जगह न्यू बुक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये जो नंबर्स वाली सीट है वो मूव हो जाएगी एक न्यू वर्क बुक पे। ठीक है, बट अगर मैं इस पे कॉपी पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दूंगा तो जो मेरी नंबर्स वाली शीट है वो इस होम टैब वाली शीट में भी रहेगी, वर्कबुक में भी रहेगी, प्लस उसकी एक कॉपी बन जाएगी एक न्यू वर्कबुक में। अब देखेंगे जैसे मैंने कॉपी किया तो आप देखेंगे एक हमारी नई वर्कबुक आ गई, इसका नाम बुक 1 है जो कि उसका डिफॉल्ट नाम होता है, और होम टैब में भी हमारे पास नंबर्स वाली सीट एज इट इज है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं करना, मुझे मूव करना होता तो मैं क्या करता, राइट क्लिक करता, मूव और कॉपी,
ठीक है, और क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करता और यहाँ से डायरेक्ट न्यू बुक पे क्लिक करके ओके करता। अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो नंबर्स वाली शीट है वो मूव हो गई है हमारी होम टैब वाली वर्कबुक से और एक नई बुक 2 में कंसीडर हो गई है। मैं इसे वापस से मूव कर देता हूँ होम टैब और मैं इसको मूव कर देता हूँ एंड में ओके। ठीक है, अब देखेंगे मैंने इसे पहले ही अपनी होम टैब वाली वर्कबुक से मूव किया न्यू वर्कबुक में और फिर न्यू वर्कबुक से वापस से इसमें मूव कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल और फॉर्मेट का ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में क्योंकि अभी इनका कोई खास यूज हमें मिलेगा नहीं। हाँ, फॉर्मेट सेल जो है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे फॉर्मेट सेल में वही सारे इंटरफेस आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सपेंड मेन्यू पे जब मैंने बोला था आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन में आती है। इसका शॉर्टकट Ctrl+1 है। ठीक है, तो हमने रीनेम सीख लिया, मूवर कॉपी सीख लिया। ठीक है, टैब कलर। ठीक है, अब टैब कलर जैसा इसका नाम है, जो भी शीट है उसका हम एक कलर करना चाहें तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी जो नंबर्स वाली शीट है मैं चाहता हूँ इसका कलर ऑरेंज हो जाए, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे इस पर्टिकुलर शीट का कलर ऑरेंज है। जैसे आप किसी दूसरी शीट पे जाएंगे तो आपको एक क्लियरली विजिबल भी हो जाएगा। मान लीजिए मैं इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट वाली शीट को करना चाहता हूँ कलर ग्रीन, तो मैं यहाँ से जाऊंगा ग्रीन सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे शीट का कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, ऐसा इसलिए हम करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे पास मल्टीपल शीट्स होती हैं तो हम क्या कलर से जल्दी हाईलाइट कर पाते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट शीट कौन सी है। या जैसे हम मान लीजिए अपनी वर्कबुक किसी को ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, और उस वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स है और हम चाहते हैं कि हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड वाली शीट को आपको रेफर करना है, तो हम उसको मेल पे लिख देते हैं कि प्लीज रेफर येलो हाईलाइटेड शीट, तो उसके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक सेल में सारे ऑप्शन को हमने सीख लिया है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, इनको हम आगे सीखेंगे जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन की। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब हमारा ऑप्शन आता है एडिटिंग वाला। ठीक, तो हम काम करते हैं, पहले यहाँ से थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन रखता हूँ। ठीक है, अभी तक देखिए मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं सिखाया है, बट स्टिल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इसका टोटल नंबर दे दो, इसका सम कर दो, तो आप कहोगे तो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, बट इसके लिए भी एक्सेल में कुछ शॉर्ट ऑप्शंस हैं जिसमें हम सम, काउंट और जैसे कुछ छोटे मोटे फंक्शंस को बिना फॉर्मूला लिखे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ और एडिटिंग ऑप्शन में आता हूँ तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है ऑटो सम का। अगर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे एक नया सेल इंसर्ट हो गया है जिसमें एक फॉर्मूला अपने आप लिख गया, सम, और H9 से लेकर H17 तक जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए मैं यूनिट्स को सिलेक्ट करता हूँ और ऑटो सम के बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एवरेज का ऑप्शन भी है, काउंट नंबर्स का भी है, मैक्स, मिन, ठीक है, और मोर फंक्शन का भी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से मैक्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मुझे मैक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, मैं यूनिट कॉस्ट को सिलेक्ट करके एवरेज पे क्लिक करूंगा, एवरेज भी आ गया। आपको मैंने बताया था ये डैश 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 क्यों दिख रहा है, हैश 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 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे तो जो भी हमारा जो सेल है उसमें जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स है वो ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करके उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हमें क्लियरली एवरेज भी देखने को मिल गया। तो हम ऑटो सम की मदद से या इन कुछ मिनिमम फंक्शन है इनको हम क्या कर सकते हैं, क्लिक बेस्ड फंक्शन को है इनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सेल्स में। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन वैसे आपके नंबरिक पे ही अप्लाई होंगे, तो अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए, सम करने के लिए, तो एरर आएगा, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, या आप मैक्स पे क्लिक करेंगे तो सेम होगा। तो ये जो ऑटो सम वाले फंक्शन है ये अप्लाई होते हैं आपके केवल नंबर्स पे। ठीक है, इनका एक शॉर्ट कमांड भी है खासकर प्लस का, कि अगर आप एल्ट के साथ प्लस इक्वल टू जो बटन है उसको दबाएंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप लग जाता है और एंटर करते हैं। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला, आप इस पे आप लेकर आएंगे सम पे, तो आप देखेंगे सम के सामने एल्ट प्लस इक्वल टू का जो बटन है आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो अपने आप सेलेक्टेड सेल को अपीयर हो जाएगा और आपको एंटर करना है। ठीक है, बाकी एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन का कोई भी शॉर्ट की इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं फिल में। ठीक है, फिल का मतलब जैसे आपने जानते हैं, फिल का मतलब होता है भरना। ठीक है, तो जो भी हमारा एम्प्टी स्पेस है अगर उसमें हमें कुछ
फिल करना है तो उसके लिए हम फिल का यूज़ करते हैं। अब फिल क्या हमारा डायरेक्शनल होता है, तो हम फिल डाउन, राइट, अप और लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब आपको आपके पास डेटा आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये ईस्ट का डेटा है, ठीक है, ये सेंट्रल का है और यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल है, फिर वेस्ट है, फिर ईस्ट है और फिर ये 2 सेल सेंट्रल है। अब हम क्या होता है, कई बार हमें क्या होता है, इनको मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसान तरीका होता है कि हम जितना भी सेल है उसमें क्या फिल डाउन कर दें। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फिल पे जाकर फिल डाउन पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे फिल हो गया, यहाँ भी सिलेक्ट करता हूँ और फिल डाउन पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें हमारा जो कॉपी और पेस्ट वाला ऑपरेशन है वो बच जाता है। ठीक है, इसका कुछ एडवांस ऑपरेशंस भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे हम वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फिल डाउन इसी तरह था। सेम इसी तरह हम डाउन की जगह राइट में भी फिल कर सकते हैं और अप में भी फिल कर सकते हैं। मान लीजिए ये डेटा वेस्ट का था तो हम इसे सेलेक्ट करके फिल अप करेंगे तो ऊपर तक वेस्ट जो है हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह आप लेफ्ट और राइट में भी पेस्ट कर सकते हैं। फिल के अंदर आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं जो है सीरीज, जस्टिफाई और फ्लैश फिल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फ्लैश फिल बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ही जादुई चीज है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इनको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो नाम है जोन्स, कैवेल, जार्डिन, ठीक है, इनके सबके फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। जस्ट एग्जांपल के लिए तो क्या करते हैं, हम एक कॉलम ऐड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कॉलम, इंसर्ट में जाते हैं और एक कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, अब फर्स्ट नेम में जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ मैं क्या करूँगा, इस सेल में लिखना शुरू करूँगा J, A और J। ठीक, और नीचे वाले सेल में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, फिल में जाऊंगा और फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे एक जादू हो गया और हर एक सेल का जो फर्स्ट कैरेक्टर उसमें ऑटोमेटिक ही यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सेम चीज मैं अब क्या करता हूँ, मैं जोन पे भी करता हूँ। मैं रीजन पे गया, मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया, इसका नाम रीजन लिख देते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम उसी तरह लिखना शुरू करूँगा ECC। ठीक है, बट इस बार मैं क्या किया, शॉर्ट की प्रेस करूँगा, कंट्रोल E। अब देखेंगे जैसे मैंने कंट्रोल E प्रेस किया वो ऑटोमेटिक फ्लैश फिल यहाँ पर हो गया और उसने उस पैटर्न को समझ लिया और ऑटोमेटिक हर एक का पहला कैरेक्टर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये फ्लैश फिल का कमाल है। फ्लैश फिल क्या करता है, ऑटोमेटिक अगर आप कोई पैटर्न में कोई चीज लिख रहे हैं तो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेता है उसके लेफ्ट या राइट कॉलम से और उसको अप्लाई कर देता है आपके लिए। ठीक, देन हम सीखेंगे फिल के अंदर सीरीज के बारे में। ठीक है, अब सीरीज करता क्या है, सीरीज हमारा नंबर्स पे काम करता है। ठीक है, नंबर्स पे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सीरियल नंबर का ऑप्शन सेट करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना है और 1 से लेकर जितने तक भी हमारा डेटा है वहां तक सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिखा, अब मुझे यहाँ तक सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, आप कहेंगे हम इसे 2, 3, 4 ऐसे करके टाइप करेंगे, बट हम इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, 1 लिखा, हम फिल में गए, सीरीज में गए। ठीक है, और हम ये देखिए अपने आप इसमें कॉलम सेलेक्ट कर रखा है सीरीज में। ठीक है, अगर हम डेटा लेफ्ट से राइट सेलेक्ट करते तो रोज आ जाता, कॉलम्स आ गया। लीनियर है, ठीक है, और हमने लीनियर का मतलब एक सिंपल जो लाइन होती है उस तरह से होता है। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब इसे आप जैसे ओके करेंगे, आप देखेंगे जो भी हमारा डेटा था उसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू 1+ अपने आप होकर एक सीरियल नंबर उसने लिख दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ दोबारा से लिखता हूँ, मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ और मैं मल्टीपल सेल सेलेक्ट करता हूँ, फिल में जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ और मैंने क्या कहा कि लीनियर जो इसका टाइप है वो लीनियर होना चाहिए, स्टेप वैल्यू 2 होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए स्टॉप वैल्यू 20। यानी कि क्या करेगा, 1 से 1 के बाद 3 लिखेगा, 3 के बाद फिर 2 ऐड करके 5 लिखेगा और जब तक लिखता रहेगा जब तक 20 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए 20 पे स्टॉप हो गया, उसने 20 लिखा ही नहीं क्योंकि इसको 2 ऐड करना था जो मैंने बोला था, तो उसने क्या किया 19 पे स्टॉप हो गया। तो ना ही आप सिर्फ सीरियल नंबर, आप कुछ अपना मल्टीपल पैटर्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सिर्फ
नंबर्स पे काम करता है। मैं फिर से क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ, इसका फॉर्मेट सही कर देते हैं और डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, फिल सीरीज में आता हूँ। ठीक है, अब इस बार मैं क्या करूँगा, ग्रोथ को सिलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ ग्रोथ होनी चाहिए 2 की। ठीक है, मैं इसे ओके कर दूंगा, कोई स्टॉप वैल्यू नहीं रखूंगा। अब देखेंगे जैसे ही मैंने ओके किया तो उसने क्या किया, पहले 1 से 2 मल्टीप्लाई किया, 2 में फिर दोबारा 2 मल्टीप्लाई करके 4 किया, 4 में फिर 2 मल्टीप्लाई करके 8 किया, यानी अब उसने ग्रोथ किया, यानी 2 टाइम्स की ग्रोथ उसने उस नंबर में सीरीज में सेट कर दिया। यानी जो भी नंबर हम लिखेंगे और जो भी हम ग्रोथ का पॉइंट डालेंगे वो उस पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हम लेते हैं, फिर से हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, और हम सीरीज में जाते हैं और ग्रोथ को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, अब ग्रोथ को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सिर्फ ग्रोथ को सिलेक्ट करके 1 लिख के ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 1 1 1 1 1। यानी मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि वो ग्रोथ को समझता है कि हमारा जो है पैटर्न क्या है, कितना ग्रोथ होना चाहिए। यानी अगर मैं 1 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, 1 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, तो कंटिन्यूस 1 के 1 आ जा रहा है। यानी हमें जब भी ग्रोथ इंसर्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ उसकी ग्रोथ की वैल्यू डालना है। ठीक है, अब कुछ और ऑप्शन है जिसपे काम करता है जो कि डेट्स है। अगर मैं मान लीजिए आज की कोई डेट लिख देता हूँ, ठीक है, अब इस डेट को लिखने के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी इंक्रीमेंटल डेट आ जाए। ठीक है, जैसे हमने सीरीज लिखा था तो मैं फिल सीरीज में जाता हूँ और अब देखेंगे उसने ऑटोमेटिक समझ लिया कि ये डेट है। डेट को मैंने डे सेलेक्ट किया है और स्टेप वैल्यू 1 और ओके किया। आप देखेंगे हर एक दिन जो उसके बाद आता है 6 7 8 9 10 11 12 उसने एंटर कर दिया। ठीक है, मैं फिर से बगल वाले सेल में आता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इस बार मुझे हर एक दिन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वीक डेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिल पे जाऊँगा, सीरीज पे जाऊँगा और सिर्फ वीक डेज पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे इस बार कुछ चेंज आ गया। यानी आप देखेंगे 8 तक तो ठीक है बट 9 और 10 नहीं है, क्योंकि 9 और 10 हमारा सैटरडे होता है, तो सैटरडे उसने स्किप कर दिया, सैटरडे संडे स्किप कर दिया और फिर स्टार्ट कर दिया सिर्फ वीक डेज। ठीक है, फिर से एक डेट लिखता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको हर महीने की 6 तारीख शो करनी है, हम सीरीज में जाएंगे और इस बार हम वीक डे की जगह मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे डेट अभी भी 6 है बट मंथ हमारा हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आपको तब बहुत अच्छे से काम में आएगा जैसे आप कोई डेट लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1 जनवरी 2024। ठीक है, अब आपको पूरे 12 महीने के लिए अगर ये डेट लिखनी होती तो कितना ईजी हो जाता, फिल सीरीज में जाते, सीरीज में जाकर आप मंथ सेलेक्ट करते, ओके करते, और मैंने अभी 10 सेलेक्ट कर रखा इसलिए 10 महीने आ गए। आप 12 सेलेक्ट करते तो 12 महीने भी आ जाते। तो आपने ईजी हो गया आपको हर महीने का डेट लिखना। ठीक इसी तरह अगर आपको हर ईयर का डेट लिखना होता तो भी आपके लिए ईजी हो जाता। आप हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से नंबर सेलेक्ट करते हैं, फिल सीरीज में जाते हैं और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेप वैल्यू आप देखेंगे मैंने कंटिन्यूस 1 रखा है। आप सिमिलर है, आप 2 लिखेंगे तो वो 2 से ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे हमारा डेट और मंथ सेम है बट ईयर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आने वाली वीडियो में आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई। तो जिस तरह सीरीज जो था वो हमारा नंबर्स पे काम करता है, जस्टिफाई हमारा टेक्स्ट पे काम करता है। ठीक है, अब टेक्स्ट पे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक नई शीट बनाते हैं और इस पे कुछ मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं, दी क्विक वॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है ये इस सेल से बाहर जा रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो भी टेक्स्ट है ये मेरे इन 4 या 5 सेल में प्रॉपर तरीके से आ जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दी क्विक। ठीक है, मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा दी क्विक यहाँ। ठीक है, क्विक लिखने के बाद दी क्विक डिलीट बॉक्स जंप ओवर
दी लेजी डॉग, ठीक है, सॉरी डॉग लिखना है। तो देखिए मुझे कितना टाइम लगा। अगर मैं इसको जस्टिफाई के थ्रू करवाऊँ, ठीक है, मैं सेम टेक्स्ट यहाँ कॉपी करता हूँ और मैं इसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिल में जाता हूँ और जस्टिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे जो काम मैंने मैनुअल टाइप करके किया है क्लिक करके, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सेट हो गया। अच्छा, मैंने 4 कॉलम लिए थे, उसने ऑटोमेटिक सब में 2-2 सेल 2-2 कैरेक्टर कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को वापस से यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसमें एक बार और पेस्ट कर देता हूँ इसी टेक्स्ट को ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। अब जस्टिफाई करता क्या है कि वो अगर मैं एक कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो वो हर एक सेल में 2 वर्ड को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। आप देखिए मैं जैसे जस्टिफाई क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, हर एक सेल में 2 ही कैरेक्टर को लेगा, ठीक है। बट अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ 4 कॉलम में और 2 सेल में, ठीक है, 4 कॉलम और 2 रो में, तो वो ट्राई ये करेगा कि जो टेक्स्ट है वो 4 कॉलम का हो, ठीक है, और 2 रो में सेट करे, और उसके बाद जितना भी बचेगा वो अगले रो में, जितना भी बचेगा वो अगले रो में उसे ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही मैं जस्टिफाई क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देखेंगे उसने क्या किया, 2 2 4 2 6 2 8 और एक मैंने कितना सेलेक्ट किया, अच्छा हमने सेल्स कितने सेलेक्ट किए थे, सो हमने 4 सेल सेलेक्ट किए हैं, तो वो मिनिमम 8 कैरेक्टर 8 वर्ड एक सेल में सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे लेके जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे उसने इस तरह से सेट कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 को भी उसने करके एडजस्ट करके 2 कॉलम में सेट कर दिया और टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया। तो ये जस्टिफाई का तरीका था, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे फ्लैश फिल हमने सीख लिया, सारी चीज़ें सीख ली। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन है क्लियर का। अब अगर मैं सारा डेटा सेलेक्ट करूँ और क्लियर पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, तो ऑप्शन मेरे पास आ जाता है क्लियर ऑल का। जैसे मैं क्लियर ऑल करूँगा सारा डेटा डिलीट, ठीक है। बाकी ऑप्शन समझने के लिए हमें दूसरी शीट पे जाना पड़ेगा, तो हम इस वाली शीट पे जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ मैंने क्या किया, कुछ डेट्स लिखी हैं, ठीक। अगर मैं क्लियर पे जाकर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कुछ डिफरेंट होगा। इस बार कुछ डिलीट नहीं हुआ, बट जो हमारी डेट्स थी उसका फॉर्मेट चेंज होकर नंबर वाले फॉर्मेट में सेट हो गया, जो जर्नल फॉर्मेट है। मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। अब इस वाले सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अभी डेट लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे डेट है, और जैसे ही मैं ये सारा सेलेक्ट करके क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो आप देखेंगे ये जर्नल पे सेट हो गया, और जो मेरा नंबर का फॉर्मेट है वो जर्नल में सेट हो गया, ठीक है। अगर मैं क्लियर में जाकर कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ तो सिर्फ नॉर्मल डिलीट हुआ। इसको चेंज करके देखते हैं। मैं इसमें कुछ कलर फिल कर देता हूँ। मैंने कुछ पार्ट पे कलर फिल कर दिया और पूरा सिलेक्ट किया। अब मैं क्लियर पे जाकर अगर मैं क्लियर ऑल करूँगा तो आप देखेंगे सब कुछ डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं क्लियर में जाके कंटेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ कंटेंट डिलीट हुआ, पीछे का जो फॉर्मेट था सेल का वो डिलीट नहीं हुआ। कंट्रोल जेड करते हैं। क्लियर में जाके अगर मैं कमेंट को क्लियर करता हूँ, अब यहाँ पे हमारा कोई भी कमेंट इंसर्ट नहीं है क्योंकि वो हमारे इंसर्ट सेक्शन में आएगा। तो अगर हमें कमेंट डिलीट करना होगा तो हम यहाँ से करते हैं। मैं एक कमेंट डाल के देखता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा इंसर्ट कमेंट। जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो देखिए मैं कुछ लिख सकता हूँ, दिस इज अ डेट, ठीक है। अब देखिए जब भी मैं सेल पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे अपना लिखा हुआ कमेंट दिखेगा एरो की से। अभी थोड़ा अनोइंग हो जाता है जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो जब भी आप सेल पे लाएंगे तो ये ऐसे हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। आपको इसे क्लियर करना है तो आप क्या करेंगे, क्लियर पे जाएंगे और क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ कमेंट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है। अब हाइपरलिंक अभी तक हमने देखा नहीं, मैं एक सैंपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मैं सेल पे लिखता हूँ www.google.com। आप देखेंगे मैंने तो सिर्फ www.google.com लिखा था और कोई कलर नहीं किया था, ना ही अंडरलाइन किया था। बट इस सेल में जो वैल्यू है वो अपने आप ब्लू कलर से फिल हो गया, ब्लू कलर सेट हो गया, प्लस अंडरलाइन भी हो गया। और जब भी मैं इस पे कर्सर लेके आऊँगा तो आप देखेंगे इस पे ये ऑटोमेटिक इसको एक वेब एड्रेस समझ रहा है, और जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा वो क्या होगा, मुझे वेब पेज पे ले जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो गूगल पे ले जाएगा। अभी नेट बंद है, ठीक है, तो गूगल नहीं खुला। तो क्या करते हैं, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ लिख रहे हो और वो एक हाइपरलिंक पे कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको सेट करने के लिए आपको क्लियर और क्लियर हाइपरलिंक पे
क्लिक करना है। क्लियर के साथ रिमूव हाइपरलिंक का भी हमें ऑप्शन आता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा हाइपरलिंक हट गया। ठीक है, तो हाइपरलिंक हट गया बट हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वही रही। ठीक, अब क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट का हमें ऑप्शन, लेकिन अगर हम जाते हैं क्लियर में जाके वापस से मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ और मैं रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करता तो मेरा जो टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है वो भी हट जाता और टेक्स्ट नॉर्मल हो जाता। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस हो गया। ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए तो हम एक काम करते हैं, पुराने वाले डेटा पे जाते हैं। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, जब भी हमें कुछ एक्शन करना है तो पूरे सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, हेडर सेलेक्ट कर लिया और शॉर्ट एंड फिल्टर पे हमने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है, शॉर्ट A to Z, ठीक है, शॉर्ट Z to A। अब इसके साथ में ऑप्शन भी आ रहा है हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, और ये लोएस्ट टू हाईएस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो कॉलम है उसमें जो वैल्यू अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो वो क्या करेगा, A to Z सॉर्ट करेगा। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको जो नंबर्स लोएस्ट टू हाईएस्ट है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सॉर्ट करने के लिए पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लीजिए मुझे इस टोटल कॉलम में सॉर्टिंग करनी है और मैं चाहता हूँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ जाए, तो मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी सेल पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, शॉर्ट में जाना है और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे हमारा हेडिंग एज इट इज़ रहा और हमारी जो वैल्यू शॉर्ट हो गई। फिर से मैं जाता हूँ और इससे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे जब मैं नंबर पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो वैल्यू है वो अपने आप सेट भी हो जा रही है। ठीक है, अब देखेंगे ये सेट हो गया। अगर मैं आइटम पे जाके क्लिक करके फिर शॉर्ट में आता हूँ तो मुझे A to Z और Z to A ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं A to Z करता हूँ, आप देखेंगे बाइंडर एक साथ हो गया, डेस्क एक साथ हो गया। ठीक, उसी तरह अगर मैं Z to A करता हूँ तो पेंसिल एक साथ हो गया। ठीक है, और बाइंडर नीचे आ गया। ठीक, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट का। कस्टम सॉर्ट पे देखने से पहले हम फिल्टर्स देख लेते हैं। फिल्टर्स के लिए पहले हमें अपने डेटा का हेडर सेलेक्ट करना होता है और फिल्टर्स पे क्लिक करना होता है। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे अब हमारे जो डेटा था, हमने जो लिखा था उसमें भी हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ गया। ठीक है, यानी अगर मैं इस आइटम वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फिल्टर के भी सारे ऑप्शन आ गए, A to Z, Z to A। ठीक है, सॉर्ट बाय कलर, शीट व्यू कुछ अलग ही है वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा टेक्स्ट फिल्टर और हमारे वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल में से हटा के सिर्फ बाइंडर पे क्लिक करके ओके करूँगा तो आप देखेंगे जो भी हमारा डेटा था वो क्या कर रहा है, फोल्ड हो गया और सिर्फ हमें बाइंडर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं इस बार क्या करता हूँ, डेस्क को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप देखेंगे डेस्क और बाइंडर अब हमारे पास विजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर लगा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल या क्लियर फ्रॉम फिल्टर पे क्लिक करके हम इसको वापस से फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं, यानी डेटा को वापस से अनफोल्ड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हम नंबर्स पे आते हैं तो हमारे पास नंबर्स के कुछ अलग फॉर्मेट आते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाले। ठीक है, और नंबर्स फिल्टर, इनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं चाहता था पूरा ही एक ही बार में सिखा दूं, लेकिन इतने लंबे वीडियो में आप बोर हो जाएंगे। तो आगे के जो फिल्टर्स के ऑप्शन हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।